मैं संजय कुशवाहा जेनिथ कोचिंग सेंटर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज देखिए, आज किरचॉफ का नियम आज हम लोग पढ़ेंगे, जो 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने किसी भी जटिल परिपथ का जो विभवांतर या रेजिस्टेंस जो ज्ञात करने के लिए, उसके लिए ओम के नियम के आधार पर उन्होंने दो नियम दिए, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक, किरचॉफ के दो नियम दिए। पहला नियम दिया संधि का नियम, जंक्शन लॉ जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन का मतलब क्या होता है? संधि। संधि का मतलब जहां पे कई धाराएं आकर मिलती हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। ठीक, और उन्होंने दूसरा नियम दिया लूप का नियम और संधि का नियम। देखिए, पहला नियम क्या बताया उन्होंने? पहला नियम को कहते हैं संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं। धारा का नियम क्या है? पहला नियम कि किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी, पहला किरचॉफ का पहला नियम क्या है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समझिए इसको कैसे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए बिंदु O है, कोई एक लाइन है, किसी बिंदु पर कोई एक धारा आ रही है, ये धारा I1 मान लीजिए, सपोज दैट। कोई एक और धारा है I2, कोई तीसरी परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा I3, कोई चौथी परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा I4, कोई पांचवी परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है I5। ठीक, अब ये मान लीजिए एक जंक्शन है, संधि है, और इस संधि पर देखिए, यहाँ पे एक पहली परिपथ है जो धारा आ रही है, और यहाँ पे इस धारा जो आ रही है, और ये दो धारा इधर आ रही है, तीसरी धारा। इन सभी धाराओं का योग उन्होंने कहा कि शून्य होता है। इन सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, संधि पर धाराओं का योग शून्य होता है। इसके कहने का मतलब, हमारा समझने का मतलब समझिए। उन्होंने कहा कि जब किसी संधि पर, देखिए, सिग्मा I बराबर 0, मतलब सभी का योग क्या होता है? सभी का योग होता है शून्य होता है। उन्होंने कहा कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा को प्लस लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा को हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक, मतलब संधि की ओर आने वाली, ध्यान समझिए इसको, संधि की ओर आने वाली मतलब संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर मतलब इस बिंदु की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक चिन्ह के साथ तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। कहने का हमारा मतलब है, जो संधि की ओर आएगी उन धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे देखिए, यहाँ पे ये संधि की ओर आ रहा है, ये धारा क्या होगा? I1। ये संधि की ओर आ रहा है दूसरी धारा, तो प्लस क्या होगा? I2। ये भी संधि की ओर आ रहा है तो क्या होगा? I3। और यह संधि से क्या हो जा रहा है? दूर जा रहा है, तो क्या होगा? I4। यह संधि से दूर जा रहा है तो I5। और सबका योग क्या होना चाहिए? यह सबका योग क्या होना चाहिए? शून्य। लेकिन अभी बताए हैं कि जो संधि से दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही उन धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं तो -4। ठीक,
और यहाँ पे यह संधि से दूर जाएगा तो क्या होगा -5। अब देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। अब देखिए निगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब साइन I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। मतलब संधि से दूर जाने वाली और संधि के पास आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, यह पहला नियम। जैसे मान लीजिए, समझिए, मान लीजिए कोई नाली है, कोई नाली है, ये बिंदु A है, इस नाली से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक, कोई दूसरी क्षेत्र से नाली आ रही है और इस नाली B है और इस नाली में फ्लो हो रहा है धारा, और इन दोनों का मिक्स है। यहाँ पे कोई तीसरी नाली है, दोनों धाराओं के नाली मिलके यहाँ पे जा रही है। अब देखिए इसका जो पानी है, जो यहाँ पे जो नाली A का जो पानी है और ये नाली B का पानी है, इस नाली C के क्या होगा बराबर होगा। ठीक, इन दोनों नाली का पानी, नाली A का पानी और नाली B का पानी, ये दोनों मिलके किससे जाएंगे C से होके जाएंगे। अब देखिए जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे A प्लस B, देखिए इन दोनों नालियों का, ये दोनों नालियाँ किस मोड पे आ रही हैं, इसे मान लीजिए जंक्शन है, ये संधि है जहाँ दोनों नालियाँ मिल रही हैं। और देखिए ये प्लस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो गया 0। तो A प्लस B माइनस C बराबर क्या हो गया 0। ये संधि से दूर जा रहा है ये पानी और ये संधि की तरफ आ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है पहला नियम किरचॉफ का क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, मतलब संधि की ओर जो आ रही है, याद देखिए यहाँ बता रहा है कि जो संधि की ओर आ रही है और संधि की से दूर जा रही है, इन दोनों का योग इन तीसरी योग के क्या होता है बराबर होता है। कहने का हमारा मतलब है परिपथ में किसी भी संधि पर टोटल देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और I5 सबका योग क्या होगा, I1 I2 I3 I4 I5 का योग क्या होगा 0 होगा। जो संधि की ओर आएगा, संधि की ओर आने वाली धारा, जंक्शन की तरफ जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और संधि से दूर जाने वाली, संधि देखिए दूर जा रही है, या I4 दूर जा रहा है, I5 दूर जा रहा है, इसको हम माइनस लिए हैं। मतलब संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली का योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए यह जो संधि का नियम है, यह किरचॉफ का पहला नियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हर कंपटीशन पूछता है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक, आवेश संरक्षण, चार्ज कन्वर्जेशन, मतलब आवेश संरक्षण, ठीक, किस संरक्षण को, आवेश संरक्षण को पालन करता, मतलब आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। पहला नियम किस पे नियम करता है, मतलब क्यों, क्योंकि संधि पर सभी धाराएं संचित हो रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही है। मतलब संधि की ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है शून्य होता है। तो पहला नियम समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कह रहा है क्या, लूप का नियम या बोल्टता का नियम, लूप का नियम या बोल्टता का नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम किरचॉफ ने क्या कहा कि जब हम किसी परिपथ में, जैसे मान लीजिए कोई, देखिए यहाँ पे पीछे आपने पढ़ा होगा सेल, देखिए ये मान लीजिए सेल है, ये एक सेल है, पहला सेल है, और सेल का इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या है R है, ठीक, ये एक पहला सेल है। और एक यह दूसरा सेल है, दोनों को हम
E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक, दो सेल है, इन दोनों सेलों को हम जोड़ के किसी तीसरी बाह्य परिपथ से जोड़ दिए हैं जिसका प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक, या आप इंटरनल प्रतिरोध मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं R1 और R2 और एक तीसरा प्रतिरोध जो एक बाहरी परिपथ से हम जोड़ दिए हैं इसका प्रतिरोध कितना है, R3 है। ये मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित, यह जो सेल है यह धारा दे रहा है कितना, I1 और यह सेल दे रहा है कितना, I2। अब यहाँ पे धारा मिलकर क्या हो जाएगा, I3। ठीक, यहाँ देखिए, समझिएगा इस फिगर से। यहाँ देखिए पहला एक सेल है, इस सेल में धारा कितनी दे रही है, I1, यह सेल में कितनी धारा दे रही है, I2 और दोनों मिलकर क्या हो गया, I3। अभी यहाँ पे देखिए आप पहला नियम पढ़े हैं किरचॉफ का नियम। ये मान लीजिए कि बिंदु A है, यह B है, C है, D है और ये मान सकते हैं E और F। बिंदु D पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु D पर किरचॉफ नियम अगर लगाते हैं, बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, अभी पढ़े हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता, मतलब धारा की दिशा में आने वाली और धारा से दूर जाने वाली का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे धारा, यहाँ देखिए धारा आ रहा है I1 और यहाँ धारा आ रहा है I2, मतलब I1 धन I2 यह किसके बराबर होगा, यह धारा इधर से आ रही है I1, देखिए दोनों धाराएं आकर यहाँ मिल जा रही हैं और धारा ये मिलकर जा रही है कितनी, I3, मतलब I1 धन I2 बराबर I3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I3 की वैल्यू कितनी हो सकती है, I1 धन I2, क्योंकि ये दोनों धाराएं संधि नियम, पहला नियम कहता है कि किसी भी संधि पर, मान लीजिए बिंदु D पर ये जंक्शन है, इस संधि है, यहाँ पे धारा आ रहा है I1 और इधर से आ रहा है I2, ये जाकर मिल रहा है कितनी, I3। इन धाराओं का योग इस I3 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम समझिए ध्यान से। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग से विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, देखिए इसमें कितनी धारा बह रही है, I1, ठीक, बहने वाली धारा और उस धारा के साथ जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग। जैसे देखिए इसमें धारा कितना है, I1, धारा है I1 और प्रतिरोध कितना है, R1, इनका योग। और देखिए यह धारा कितनी है इसमें, I2 और इसमें प्रतिरोध कितना है, R2, इन दोनों का योग इसके विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, E1 धन E2, E1 धन E2। देखिए इतना विद्युत वाहक है, इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। मतलब समझिए कह रहा है क्या कि किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में, यह विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा है, ठीक, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, जैसे इसमें धारा कितनी है, I1, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 और इसका प्रतिरोध कितना है, R1, इसका R2, इसमें बहने वाली जो धारा है इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, ठीक, उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, प्रतिरोध कितना है, R1 प्लस, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 प्लस और इंटू कितना होगा, R2, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I3 और क्या होगा, R3, इसके विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का हमारा मतलब है किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी क्लोज सर्किट में बहने वाली जो धारा है उस धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल और उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब इसके कुछ रूल हैं, इसके रूल क्या है, ध्यान समझिए। जब हम इस नियम को लगाते समय, जब इस नियम का उपयोग करते हैं, इस नियम का उपयोग करते समय, ठीक, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम B से A तक गए, जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा
तथा प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं तथा धारा के विपरीत चलते हैं तो धारा, ठीक, विपरीत चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं, तो ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, जैसे धारा जैसे B से A की तरफ चल रहे हैं तो धारा का मान क्या लेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं। और जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब आते हैं सेल की बात करते हैं। ठीक, तो जब सेल में माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, जब सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं तो, ठीक, जब सेल में माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं तो सेल को विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं तथा जब माइनस मतलब ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, सॉरी देखिए, धन इलेक्ट्रोड से यहाँ चल रहा है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, धन ले रहे हैं। और जब धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे, ऋण इलेक्ट्रोड के तरफ चलते हैं तो E का मान मतलब विद्युत वाहक बल का मान, E का मान ऋण लेते हैं। समझिए इसको, हमारे कहने का मतलब यहाँ देखिए, समझिए यहाँ पे जब हम धारा की दिशा, इस नियम को लगाएंगे तो जब माइनस से, देखिए जब हम ए माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को प्लस लेंगे, और जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। विद्युत वाहक बल का मान जब माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो प्लस लेंगे। या लिखे हैं, जब सेल का ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, मतलब माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल का मतलब हो गया ई को हम लेते हैं क्या, धनात्मक। और जब ऋण से मतलब जब धन से किधर की तरफ चलते हैं, ऋण की तरफ चलते हैं, प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल ई का मान क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। सिंपल बात है, जब माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो माइनस लेंगे। और धारा में आते हैं यहाँ पे कि जब धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R का गुणनफल क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक, हम सिंपल सा है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे एक लूप दिखाई देगा, बंद पाथ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और ए बी सी डी और ए में हम देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम से क्या है, देखिए अभी हम बताएं। और देखिए जब इसको हम लिए हैं
तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सिर्फ लिए क्या ए बी सी डी और ए में। तो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, अभी बताएं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। चलिए यहाँ चलते हैं, बी से लेके ए तक चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा I1, धारा कितनी है इसमें I1, इसका संगत प्रतिरोध कितना है R1। ठीक, समझ में आ रहा है। और देखिए अब यहाँ पे आ रहे हैं तो हम ये धारा इधर आ रही है, धारा की दिशा इधर है, और देखिए धारा की दिशा इधर है और हम चल रहे हैं इसके विपरीत। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी बताएं कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं और इसके विपरीत जब चलते हैं तो क्या लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए इधर विपरीत चलेंगे तो क्या होगा I2 और R2। ठीक, बराबर अब इसका विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ लिखे हैं IR इक्वल टू क्या होता है E। इसका सेल का विद्युत वाहक बल कितना, माइनस से किधर गए हैं प्लस की तरफ, तो क्या होगा E1। ठीक, अब यहाँ प्लस से किधर गए हैं माइनस की तरफ। और ये बताएं कि जब सेल के ऋण से धन की तरफ जाएंगे, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो विद्युत वाहक बल प्लस लेंगे, अब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। ठीक, तो यहाँ E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। ये इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट। ठीक, ये पहला नियम। अब देखते हैं लूप, कौन सा लूप, कौन सा डी सी एफ ई और डी में। ठीक, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने से वही बात है। फिर यहाँ चलते हैं, देखिए सी से कहाँ तक चल रहे हैं, सी से डी तक, तो ये धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा I2, इसका संगत प्रतिरोध कितना है R2। ठीक, और जब हम इधर आ रहे हैं देखिए इसमें हम यहाँ धारा की दिशा में ही अब चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्लस लेंगे क्या I3 और R3 बराबर। अब एक सिर्फ सेल है, इससे ऊपर वाले से डिस्कनेक्ट कर दिए, बस नीचे वाले लूप से मतलब है। तो माइनस से किधर किधर जा रहा है प्लस की तरफ, तो क्या लेंगे प्लस E2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक धारा की दिशा में चल रहे थे, एक धारा की विपरीत दिशा, और यहाँ पे दोनों प्लस क्यों हो गया है, क्योंकि C से D तक चल रहे हैं तो धारा में चल रहे हैं, और यहाँ भी हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं R2। अभी बताया है यहाँ पे कि बिंदु D पर कौन सा नियम लगा है, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है शून्य, मतलब संधि की ओर आने वाली, तो देखिए संधि की तरफ आ रही है I1 धन I2, ये किसके बराबर होगा I3। I3 की जगह पर लिख सकते हैं I1 धन I2 और R3 बराबर E2। इस इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं, या हम इक्वेशन 1 और 2 से I1 I2 और R3 का क्या कर सकते हैं आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो यह रहा किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यह किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यहाँ देखिए यह किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। कौन सा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा पढ़े हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकेगा ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है, नियम को व्यक्त करता है। ठीक, ऊर्जा से, इसीलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन लेवल पे पूछता है क्वेश्चन, हर कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन ये पूछता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर नियम को लागू करता है। तो पहला नियम आवेश संरक्षण को, और यह किरचॉफ का जो दूसरा नियम है यह करता है किस पे ऊर्जा संरक्षण। यह सेकेंड लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक, एनर्जी कन्वर्जन और या आवेश कन्वर्जन दोनों ही कन्वर्जन के नियम का लागू करता है। ठीक, तो ये पहला नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। ये पहला नियम आपने पढ़ा कि ध्यान से एक बार सुनिए, और कि पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब जो धारा की तरफ आएगा उनका योग, जो धारा से दूर जाएगा उनका योग आपस में क्या होता है बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, बस इसको याद रखना, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा
ठीक, यह धारा उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल IR गुणनफल हो गया, और ये सिग्मा लग गया, इसका मतलब बीजगणितीय योग। तो किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ठीक, उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बस इसको याद रखना है क्या कि जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे यांत्रिक प्रश्न, जब संध की दिशा में चलेंगे, मतलब धारा की दिशा में चलेंगे, तो धारा और प्रतिरोध को हम प्लस लेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को सिर्फ माइनस लेंगे। और विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, सेल की विद्युत वाहक बल की, तो जब सेल की विद्युत वाहक माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे, और प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे। यह है आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पढ़ेंगे हम लोग अगले दूसरे दिन व्हीटस्टोन सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के दूसरे नियम पर ही आधारित है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेनिथ कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बायो के क्लास के साथ फिजिक्स की क्लासेज भी, और अंग्रेजी के साथ साथ आपको अभी कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री और मैथ की भी क्लासेज चलेंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्लास अच्छे लग रहे हो तो जरूर एक बार इसको सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए ताकि दूसरे के पास भी पहुंच सके। थैंक यू।